हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। देखिए, हम देख रहे थे एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर जीके पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे लॉ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी बनाम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन गवर्नमेंट सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में स्वीकृति देने को कहा है। तो ये कहा है 4 माह के अंतर्गत, विद इन 4 मंथ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? हरियाणा राज्य बनाम जयसिंह राज्य, गजानंद अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य, कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन, या फिर जोगिंदर उर्फ जिंदी। तो यही है, जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य 438 से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है? तो ये है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि प्रशासन का यह पता लगाने का दायित्व है कि मीटिंग में भाग लेने वाले लोग तथा वक्ता कौन है, उनके पिछले रिकॉर्ड तथा जीवन वृत्त पर ध्यान देते हुए निषेधात्मक आदेश पारित किया जाना चाहिए। निम्न में से किस बात में यह धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्रवाई में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। तो एक इसमें कहा था सत्यवानम तेजा सिंह में, या फिर यमुनाबाई बनाम अनंत राव में, या फिर सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। तो इसी में कहा गया था। ठीक है, सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्क की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क की संपत्ति अथवा विक्रय शुद्ध आगम का दावा कर सकता है। कितने? विद इन 2 ईयर्स। तो 2 वर्ष के अंतर्गत यदि वह हाजिर हो जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो उसे वापस कर दी जाएगी, यदि वह अपना अच्छा कॉज ऑफ एक्शन दिखाता है तो क्या किस कारण से नहीं आ सका था सुनवाई के दौरान। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्यु दंड या जीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, गैर जमानती अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। तो ये कहा था गुरुचरण सिंह बनाम दिल्ली राज्य में। ठीक, तो क्या कहा था? जहाँ विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, तो गैर जमानती अपराधों के निष्पक्ष मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी का परीक्षण किया जाता है? स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है। कौन सी धारा? तो सेक्शन 55A है, गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य तथा सुरक्षा है। 60 है गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी, जिसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था 54 के अंतर्गत। ठीक है, तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण सेक्शन 54 है। जब पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, ये तब की प्रक्रिया बताता है सेक्शन 55। सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376A to D तक के प्रावधानों का विचार महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए? तो कहा गया सेक्शन 26 के अंतर्गत। ठीक, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो ये आईपीसी के सेक्शन 354 के अंतर्गत। इसकी सजा है 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी। और व्यक्ति के इच्छा पत्र का निष्पादक होते उस विधि की जो चीज वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है, यानी कौन सा अपराध किया है? तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। दांडिक विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का निश्चय करने से संगत है वह है कौन सा? दुष्प्रचार और षड्यंत्र। खे के कब्जे की संपत्ति पर खे चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने खे द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में खे को उपहत करने के लिए अपने पास रखा था। ए द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की
किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 382 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 379 में हम क्या देखते हैं? चोरी के लिए दंड है। 391 डकैती है। 381 में लिपिक या सेवक या स्वामी कब्जे की संपत्ति की चोरी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधन हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं? तो सेक्शन 463, 466, 477A, 466A और 470A। क्या एक पुलिस अधिकारी खे को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है प्रेरित करने के लिए यातना देता है, वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो वो होगा सेक्शन 330 के अंतर्गत। 325 सुरक्षा घोरपति कायद करने के लिए दंड बताता है। 326 खतरनाक आयुध साधनों द्वारा सुरक्षा घोरपति बताता है। 328 अपराध करने की आशंका विशिष्टाति उपाधि कायद करना और 330 संस्कृति स्थापित करने विवश करने इस संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सुरक्षा उपाधि कायद करना है। रिवॉल्वर उठाई, ए ने एक रिवॉल्वर उठाई, ठीक, और बैग को जान से मारने की आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी समझते हुए ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी तो बैग को कोई नुकसान नहीं हुआ। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास का अपराध किया है। सभी हत्या आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह कथन दिया गया था किसके द्वारा? तो ये दिया गया था जस्टिस शरीफुद्दीन के द्वारा। यह जानते हुए कि उसके पति बे ने हत्या की है, वह को वैध दंड से प्रतिक्षादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेती है। ए उत्तरदायी है किसकी? तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि पत्नी को संरक्षण दिया गया है। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः कर्तव्य, परंतु दूसरों के जीवन के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य। ये टिप्पणी क्वीन बनाम डडले स्टीफन के बाद में की थी किसके द्वारा? लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा। ए एवं उसके 4 साथियों ने बे के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया। बे को प्रतिकारित की वहाँ के अंतवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट का माल लौट गए। वे दोषी हैं किसके? लूट के। बेशक वे बिना माल लिए लौट गए। कोई विवाहित व्यक्ति जारकर्म का अपराध करता है यदि वह मैथुन करता है किसके साथ? अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ। और नेक्स्ट है अन्य बातों की तरह अपराधों में वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। यह भी कथन कहा गया था किस केस में? तो ये वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर में कहा गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाद बलात्संग से संबंधित है? तो ये कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य। आईपीसी की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का बंद है? तो 364A 364A में है। और 364 हत्या के लिए व्यपहरण अपहरण बताता है। 362 अपहरण बताता है। 363A भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त का व्यपहरण तथा अपहरण है, ठीक है। सूत्र सहमति से कार्य क्षति को क्षति नहीं कहते। आईपीसी किस धारा में समाविष्ट है? तो 87 में है, ठीक। और कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसको करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। यह तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल अच्छा बचाव नहीं है। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसमें दोनों सही हैं, परंतु ये इसका का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कैसे यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा कह एक छड़ी उठा लेता है। निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध यदि कोई हो तो क्या के द्वारा किया गया है? तो वो है असोल्ट। यह सही मिलान करने के लिए आया है। तो रेग बनाम गोविंदा हत्या संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एस जॉर्ज दुराशय से। महबूब शाह आई होप सभी जानते होंगे सामान्य आशय। मैकनाटन चित्त विकृति से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? आई होप सभी जानते होंगे 86 है। 85 अनैच्छिक मदिरा है। 84 विकृचित व्यक्ति का कार्य है। 87 सम्मति से किया गया कार्य है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है तो केवल आपराधिक न्यास भंग, ठीक।
निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? तो वो है जुर्माना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिसर वारंट क्या एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना ये को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है? क्या ने अपराध किया है? कौन सा? तो कोई अपराध नहीं किया है। और आईपीसी किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित व दंडनीय बनाया गया है? तो धारा 304B में, 304B में। ठीक। ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वे दोषी हैं तो आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के। निम्न में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है? तो लूट के अंतर्गत। क्या हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए, क्या उसकी गाड़ी से मारा जाता है? क्या किस अपराध का दोषी है? तो वो है दोषी किसका? तो वह हत्या का दोषी है। ठीक, मृत्यु कारित करने का। चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः से पागलपन के समानांतर मारा जाता है। आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत किस कृत्य के दायरे से छूट भागने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है? यह उच्चतम न्यायालय निम्न में से किस वाद में निर्धारित किया था? तो ये सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। ठीक, तो यहाँ सही मिलान था। संपत्ति का परिधान बलात्कार होता है, संपत्ति को लेना चोरी होता है, संपत्ति का न्यास आपराधिक न्यास भंग है। और नेक्स्ट है, अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो है, तो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द के अंतर्गत हमने देख लिया है, एक बक्से में जो बैका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वह उस बक्से में पाए जाएं और वह दोषी ठहराया जाए। तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध से दंडनीय है? तो 192। आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता किस धारा में किया गया है? तो किया गया है 299 में। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। ठीक, जबकि इसके लिए 2 व्यक्ति काफ़ी है। विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी कृति के अभाव में अपनी असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। किस वाद में कहा था? तो ये कहा था मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य। आईपीसी निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय आईपीसी की धारा 303 को संवैधानिक करार दिया? तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य है। और उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में इसे कौन निकाल सकता है? तो निकाल सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट। बी नियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का भाषात्मक अधिकारी निम्न में से कौन सा है? तो है हेड कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 103 के अनुसार आईपीसी 1973 की धाराओं 154, 155 द्वारा संघीय अपराध या असंघीय अपराधों के सभी मामलों की रिपोर्ट सभी लिखित करने के लिए कौन दायित्वाधीन है? तो वह है थाने का भाषात्मक अधिकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन की किन पैरा में वंशनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम अंकित हैं? तो वह है 129 से 146। ठीक, और पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति शब्द से सम्मिलित नहीं है, तो चल संपत्ति नहीं है, इसमें चलाती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो ये संयुक्त तथा अवर यानी जॉइंट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट अधिकार। एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा, जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना 2 माह से अन्यून अवधि के अंतर्गत न दे दे। ठीक, लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है? तो धारा 14 में दिया गया है। एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है।
पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निश्चित नहीं की गई है? तो वह 37। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में से किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है सेक्शन 17 के अंतर्गत। और 16 में 13, 14, 15 तथा 15A के अधीन संदेह धनों की वसूली और उनका व्यय है। ठीक। पुलिस विनियमन रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्ति पत्रक के कितने वर्ग बनाए गए हैं? तो बताए गए हैं 3 वर्ग। यूपी पुलिस रेगुलेशन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1939 को। और दुष्चरित्रों के विनियमन एवं निगरानी से संबंधित उत्तर प्रदेश विनियमन के किस अध्याय में निर्मित है? तो अध्याय 20 में। और उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का बाहर साधक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होगा देखते हैं। तो रिजर्व निरीक्षक होगा। ठीक है। साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? तो अध्याय 8 है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये सही मिलान करने के लिए है, तो इसे हम सीधा ही देख लेते हैं। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न 151 में है। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप 155 में है। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न 152 में है। पक्षकार द्वारा अपनी साक्षी प्रश्न 154 में। निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है कि सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? धारा 60 यानी कि 60। दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्ष्य द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रतिरक्षा में कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे? सत्यवादिता पर लिखने वाले, या पता लगाने के लिए वह कौन है, और उसके शील को दोष लगाकर उसके विश्वसनीयता को चोट पहुंचाकर। और साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? 62 है। ठीक। और साक्ष्य अधिनियम कौन सी धारा से अपराधी से संबंधित है? तो आई होप सभी जानती होंगे, सेक्शन 133। और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवान उपाध्याय का बात संबंधित है संस्कृति से। और ओरल एविडेंस मस्ट भी, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए कैसा? डायरेक्ट। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? तो विद द परमिशन ऑफ न्यायालय की अनुमति से। अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके संबंध के अनुसार साबित की जा सकेगी? तो अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके द्वारा साबित की जा सकेगी? कहाँ बताया गया? तो ये बताया गया है 65B। ठीक। ए पर हत्या का आरोप है। इस बाद में सबूत का भार किस पर होगा? ए ने बे की हत्या की। ठीक है। और ए पर हत्या का भार है तो यहाँ पर राज्य पर होगा। अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में अवधारणा है? तो 81 में। प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान है सेक्शन 45 to 48 में। निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? तो धारा 63। कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए यहाँ पर। तो सभी लगभग सही हैं। लेखक के साक्ष्य हस्तलेखन को सिद्ध किया जाएगा लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख के परिचित व्यक्ति द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत। ठीक। रिश्तेदार तथा हितवत साक्षी गवाही पर न्यायालय विश्वास करता है और केवल रिश्तेदार किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कर देती है। तो ये बोथ ए और आर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है, यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा था पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एबल बाधवा। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से छूट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। न्यायालय विवेक से छूट मिल सकती है ऐसे दायित्व से। तो इस संबंध में विशेषज्ञ के द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। अपहरण के और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गवार युक्ति अभियोजिता
कहा कि द्वारा दिए गए साक्ष्य मामलों में विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहाँ तक कि याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। तो ये धारित किया था कौन से वाद में? नेक्स्ट है किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है धारा 18? तो ये हेतु तैयारी और पूर्वकर पश्चात का आचरण। कौन सा कथन सही है? तो सिविल मामलों में शील का साक्ष्य विसंगत है, बिल्कुल सही है। पूर्व दोषित बुरे शील के साक्ष्य को सुसंगत बनाती है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय सम्मत मामले को मामले में संप्रवर्तित कर सकता है? तो 259 में। नेक्स्ट है पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित है। घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है। तो कौन सा सही है इसमें? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है 7 डेज की अनैतिक के लिए। एक संक्षिप्त विचार प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के दिन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किसे है? तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों को है। CRPC की धारा 95 के अधीन संप्रहरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा पास की जा सकती है? तो हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और निम्न में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यकता तो नहीं है? तो ये किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय। गलत है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक देने का अधिकार है? तो वह 1 ईयर। उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश दिए। तो ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर सही मिलान करना था। संज्ञेय मामलों में FIR 154, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44, आरोप की अंतर्वस्था 211, विभिन्न अपराधों के लिए पृथक अपराध 218। CRPC की में शमनीय और अशमनीय अपराधों का वर्गीकरण है। तो कैसा? सेक्शन 320। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है कौन सी? प्रथम अनुसूची में। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया। तो आई होप सभी जानते होंगे, सेक्शन 40। नेक्स्ट चलते हैं। कोई न्यायालय CRPC के किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति का विचारण किसी चरण में जिसकी परीक्षा हो गई बुला सकता है? तो धारा 311। निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई अपराध किया हो मृत्यु कैद की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये था आज का हमारा सेशन, और नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तब तक के लिए धन्यवाद।